3 मिथ आप बता सकते हैं ओपन स्कूलिंग के बारे में जो आपने देखे हों? ये सिर्फ फेल विद्यार्थियों के लिए है। क्या आपको लगता है कि स्कूलिंग सिस्टम हैज नो मीनिंग इन द फ्यूचर? जो एनआईओएस के बच्चे हैं या ओपन स्कूलिंग के बच्चे हैं वो जेई, नीट और सीयूईटी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। इन योर पर्सनल ओपिनियन इज ओपन स्कूलिंग बेटर देन फॉर्मल स्कूलिंग? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और घर में रह के अपनी सुविधा अनुसार विद्यार्थी पढ़ते हैं क्योंकि रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। वी आर द ओनली बोर्ड जो हमने 2 बार एक साल में बोर्ड एग्जाम शुरू करे। स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स पढ़ सकता है, केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है कुकरी ले सकता है। दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि सभी जगह होना चाहिए। एनआईओएस करीब 10 वर्षों से इस चीज को कर रहा है। फीस बहुत कम है, 2500 से भी कम फीस है एडमिशन की और उसमें स्टडी मटेरियल भी घर में आता है। तो इससे अच्छी व्यवस्था कहाँ मिलेगी? स्किल बेस्ड कोर्स भी ले सकते हैं, लैंग्वेज ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट स्ट्रीम्स। सो दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट इज देयर कि आपको बांधा नहीं गया कि आप साइंस स्ट्रीम के हैं, आप ह्यूमैनिटीज के हैं या कॉमर्स के हैं। इंडिया में जब भी कोई स्टूडेंट ओपन स्कूलिंग या एनआईओएस का नाम लेता है तो हर कोई जल्दी से अज्यूम करने लग जाता है ये पक्का स्कूल में फेल हुआ होगा या ये फेल हुई होगी। लेकिन रियलिटी ये है कि ओपन स्कूलिंग या एनआईओएस वाले बच्चे वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल या ट्रेडिशनल स्कूल के बच्चे करते हैं। फिर भी एनआईओएस को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। क्या ये सीबीएसई और आईसीएसई की तरह सेम बोर्ड है? क्या यहाँ पर बच्चे सिर्फ तभी जाते हैं जब वो फेल हो जाते हैं? क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एनआईओएस के बच्चों को एक्सेप्ट करती हैं? और क्या एनआईओएस सिर्फ एक बच्चे के लिए लास्ट ऑप्शन होता है? तो आज के एपिसोड में हम ब्रेक कर रहे हैं ये सारे मिथ्स अबाउट ओपन स्कूलिंग, अबाउट एनआईओएस एंड अबाउट होम स्कूलिंग। इसलिए आज हमारे एपिसोड पर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या एनआईओएस की एक्स चेयरपर्सन मिस सरोज शर्मा। मिस सरोज शर्मा ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। वेलकम सरोज मैम टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। नमस्कार। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड पर, क्योंकि एनआईओएस, होम स्कूलिंग, ओपन स्कूलिंग ये एक टॉपिक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत पढ़ता हूँ और बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए जी। और जो हमारी ऑडियंस है वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। जी। तो मैम स्टार्टिंग में तो क्या 2 मिनट में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप? मैं प्रोफेसर सरोज शर्मा हूँ और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में मैं डीन के पद पे कार्यरत हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और दिल्ली के जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं, करीब 28 बीएड कॉलेजेस हैं, वो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। और इसमें स्पेशल एजुकेशन उसके साथ साथ बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जिसको हम देखते हैं। और कैंपस में एमएड की पढ़ाई होती है। बेसिकली टीचर एजुकेशन, रिसर्च, दिस इज़ माय एरिया। और उसके साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम मेरा क्षेत्र है। इसके पहले मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में चेयरपर्सन थी। वहाँ पे भारतीय ज्ञान परंपरा, एआई इंटरवेंशन, स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इस पे काफ़ी काम हम लोगों ने किया। यूनेस्को से और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग से भी हमारा एसोसिएशन रहा। तो एक संक्षिप्त प्रोफाइल है मेरा ये। धन्यवाद। अमेजिंग मैम। एनआईओएस ये एक बहुत ही हाइप वर्ड भी है, लोग जानते भी नहीं है क्या है, मिसयूज़ भी होता है, तो इसके अराउंड बहुत सारी बातें करनी है आपसे। जी। सबसे पहले तो मैम एक बहुत ही कॉमन परसेप्शन है सोसाइटी में, जिन लोगों से मैं मिला हूँ, ये सुना है ऑनलाइन कि एनआईओएस सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो फेल हो जाते हैं। क्या ये सच है? देखिए, देश के जो 2 प्रमुख बोर्ड हैं, सीबीएसई और दूसरा एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। केंद्रीय स्तर पे यही 2 बोर्ड हैं जो मुख्यतया सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। और एनआईओएस जो है ये रीचिंग टू द अनरीच्ड, इसका मोटो है कि जहाँ तक जो फॉर्मल स्कूलिंग है नहीं पहुँच पाती है वहाँ तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान पहुँचता है। देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी, आईआईटीएन, मेडिकल कॉलेज में जाने वाले जो एक रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा वंचित वर्ग जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकता है, उसको एनआईओएस बहुत अच्छे से कैटर करता है। और विश्व की सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग सिस्टम ये है। और करीब 50 लाख से अधिक
इसमें विद्यार्थी अब तक शिक्षा ले चुके हैं और जो प्रेजेंट एनरोलमेंट है वो 12 लाख के करीब है। ओके। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आ गई है और वो जिस एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी की बात करती है और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को मुख्य धारा में लाने की बात करती है, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो एनआईओएस एक महत्वपूर्ण संस्था भारत सरकार की है जो इस बेहतरी कार्य को कर रही है। जहाँ तक आपका है कि फ़ेल होने वाले बच्चे, देखिए ये जो मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ से कंसेप्शन फैला, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस इजी एग्जिट और इजी एंट्री की बात करती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन की बात करती है, एनआईओएस एक ऐसी संस्था है इस फ्लेक्सिबल एजुकेशन को देखता है। और देखिए उनको भी पास होने का हक है, उनको भी पढ़ने का हक है। फॉर्मल स्कूलिंग में तो आपने 2 साल पढ़ाई की, मान लीजिए 12वीं में, और उसके बाद अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो आप ज़िंदगी भर तो वंचित हो गए पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। तो ऐसे में उनको भी एनआईओएस वो क्रेडिट ट्रांसफ़र का सिस्टम है, जैसे सीबीएसई में 1-2 विषय में आप रह गए तो उस क्रेडिट को एनआईओएस ले लेगा और यहाँ का पूरा सर्टिफिकेट देकर उनका क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है। क्रेडिट ट्रांसफ़र जो पूरी दुनिया में ये चल रहा है, एनआईओएस बहुत पहले से कर रहा है। दूसरा एक और है यहाँ पे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। मान लीजिए किसी बच्चे की किसी कारणवश बीमार हो गया या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं कि परीक्षा नहीं दे पाया या नंबर कम आए, तो वो डिमांड कर सकता है, एक सर्टेन फीस देके उसकी परीक्षा आयोजित की जाती है। इसको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत रिमार्केबल जो बीड़ा है जो एनआईओएस उठाता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि एक विशिष्ट फेल होने वाले बच्चों को हम करते हैं। यहाँ पे बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं और आपको आश्चर्य होगा कि करीब 10,000 बौद्ध मठ हैं देश में, उनको भी इसमें समाहित किया गया है एमओयू के द्वारा। जैन मुनियों को पढ़ाया जाता है, 500 से अधिक गुरुकुल एक्रीडेटेड हैं एनआईओएस से, और मकतब मदरसे जो अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम है उसको भी एनआईओएस देखता है। उसके साथ साथ जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं वो भी एनआईओएस से पढ़ते हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं आदिवासी क्षेत्रों में या बहुत ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं। तो इसका यूनेस्को से, जैसे मैंने कहा, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग से भी कोलैबोरेशन है। तो एक बहुत पूरी दुनिया में इसके सेंटर हैं, करीब 52 सेंटर हैं इसके जो विदेशों में भी हैं। ओके। तो जी हाँ, तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ये लद्दाख से लेके अंडमान निकोबार तक इसके स्टडी सेंटर फैले हुए हैं और 12,000 से भी ज़्यादा स्टडी सेंटर हैं। उसके वाह। द्वारा एनआईओएस पूरे देश में शिक्षा देती है। तो एक महत्वपूर्ण कार्य है और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से, शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये संस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है। वाह, अमेजिंग मैम। ये सारी बातें सबको ज़रूर जाननी चाहिए और जी मिसकंसेप्शंस यूजुअली हमारे वर्ल्ड में आजकल सोशल मीडिया से ही फैलती हैं। जी मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ बोल दूंगा, बहुत लोग देख लेंगे और उन्हें लगेगा यही सच है। जी मैम, अब आपने बोला कि एनआईओएस और सीबीएसई 2 प्रोमिनेंट बोर्ड्स हैं, तो जी। क्या आईसीएसई और बाकी बोर्ड्स के इक्विवेलेंट नहीं हैं ये सब? नहीं, देखिए आईसीएसई जो है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ओके। एक अलग उसका प्राइवेट संस्थान है। मगर ओके। जो सरकारी संस्थान है केंद्र सरकार के अंतर्गत, मान्यता उसको आईसीएसई को भारत सरकार देती है, बिल्कुल। लेकिन जो ऑटोनोमस बॉडी है, एनआईओएस और सीबीएसई ऑटोनोमस बॉडी हैं और केंद्र सरकार के डायरेक्ट अधीन में हैं। तो ओके। ये अंतर है आईसीएसई और दूसरे प्राइवेट बोर्ड से और एनआईओएस और सीबीएसई जैसे सरकारी बोर्ड से। और जैसे आपने बताया कि प्राइमरी मोटिव ऑफ एनआईओएस है कि जिसको एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पाता है उसको मिल जाए, या कोई अंडर प्रिविलेज्ड है, या फिर किसी को कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, क्या कोई लोग प्रेफर करते हैं कि इंटेंशनली हम एनआईओएस से पढ़ेंगे? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हायर एजुकेशन में आज आप देखेंगे इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन बिल्कुल। यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। और स्कूल एजुकेशन में एनआईओएस केंद्र स्तर पर और विभिन्न राज्यों में स्टेट ओपन बोर्ड हैं। इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर है, हम एक करिकुलम है, पढ़ाई होती है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसके साथ साथ परीक्षा भी होती है। तो ये एक तरीके से फॉर्मल ही है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये है। लेकिन हाँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और घर में रह के अपनी सुविधा अनुसार विद्यार्थी पढ़ते हैं क्योंकि रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। ओके। हाँ, वीकेंड पे कुछ स्टडी मटेरियल जो हैं, स्टडी मटेरियल विद्यार्थियों के घर में पहुंचता है ओके। और एक साल में विशिष्ट समय होता है कि आपको इस वीकेंड में, क्योंकि बहुत वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं जो एनआईओएस के स्टूडेंट्स हैं, तो उस समय अवधि में स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे काउंसलिंग सेशन अटेंड करते हैं,
पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल करना अनिवार्य होता है। जैसे जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल है वो भी करना अनिवार्य है, और बेस्ड ऑन दैट जिसको कहते हैं मार्किंग में जुड़ता है। दूसरा ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, वो भी ऑनलाइन है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये सारी की सारी जो व्यवस्था है ऑनलाइन है। लाखों की संख्या में विद्यार्थी ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं। वाह। हर किसी का, जो आज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की जो बात होती है, यहाँ पे हर विद्यार्थी का, लाखों विद्यार्थियों का, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज हैविंग हिज और हर ओन डैशबोर्ड। एक डैशबोर्ड पे उसका पूरा का पूरा अचीवमेंट है। उसके साथ साथ उसने जो विषय लिए हैं उसका सिलेबस उसके डैशबोर्ड पे है। उसका डेट ऑफ बर्थ से लेके जो पूरा का पूरा प्रोफाइल उसके डैशबोर्ड पे है। और जो भी एनआईओएस अपनी जानकारी देता है, कब परीक्षा होगी, किस तरीके से सिलेबस है, सब कुछ उसके डैशबोर्ड में है। और ये अपने आप में एक बहुत ही मैं तो कहूँगी कि एक अनूठा प्रयास है, और विश्व की सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग सिस्टम में इस तरीके से टेक्नो सेवी होना, जिसमें एडमिशन से लेके कंटेंट वो भी ऑनलाइन होता है, उनका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में भी हम लोगों ने ये परंपरा शुरू की गई थी, जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है उसमें ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जाते हैं। ओके। हाँ, और उसके बाद विद्यार्थी उसमें देते हैं रिजल्ट का डिक्लेरेशन। जो स्टडी सेंटर हैं उसकी ऑनलाइन इंस्पेक्शन, एक्रीडेशन ऑनलाइन। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। फीस भी ऑनलाइन सबमिट होती है। सो इट इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड ऑनलाइन सिस्टम। और इसमें जो आप पढ़ाई की अगर आप बात करेंगे तो प्रधानमंत्री का जो वन क्लास वन चैनल है, तो पीएम ई विद्या चैनल, ओके। इसमें एनआईओएस और एनसीईआरटी मिलके चलाते हैं। अपना स्टूडियो है और उसके द्वारा भी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। तीन तरीके के सेंटर हैं। एक होता है एआई, एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन, जिसपे नॉर्मल जो पढ़ाई है, आप जैसे हिंदी की, इंग्लिश की, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसकी पढ़ाई होती है। दूसरा होता है एवीआई। ओके। अपने आप में ये ऐसी संस्था है जिसमें 100 से ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज हैं, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज। और वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाई दी जाती है। और ये शायद विश्व की ऐसी संस्था है जो स्कूल एजुकेशन में इतने सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज, और वो एन एनएसक्यूएफ अलाइंड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो एनसीवीटी से हमारा एमओयू है, इसमें एनआईओएस में था जब मैं थी वहाँ पर। तो स्किल बेस्ड तीन तरीके के इंस्टीट्यूशन हुए, एआई एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर कन्वेंशनल सब्जेक्ट, एवीआई एक्रीडेटेड वोकेशनल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट। और एक होते एआई इसमें असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस जिसको कहते हैं, ओपन बेसिक एजुकेशन के, इनको ओबीई सेंटर कहते हैं। 8वीं तक के जो होते हैं ये मेनली एनजीओ रन होते हैं। तो बहुत सारे एनजीओ जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे स्पेशल एजुकेशन में, जब मैं वहाँ थी तो हमें यूनेस्को ने किंग सेजोंग अवार्ड दिया था, क्योंकि हमने साइन लैंग्वेज को एक भाषा के रूप में मान्यता दी थी। उसके पहले न्यूजीलैंड ने भाषा के रूप में मान्यता दी थी। और एनआईओएस, ये प्रधानमंत्री का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो बहुत उनके दिल के करीब है। वो चाहते थे कि दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ किया जाए, तो हमने साइन लैंग्वेज को भाषा की मान्यता दी, कोर्स कोड दिया। और सबसे ज़्यादा जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिसेबिलिटी, करीब 13 डिसेबिलिटीज़ में यहाँ पढ़ाई होती है, वो एनआईओएस से एनरोल्ड हैं। तो ये भी एक क्षेत्र है। और आप जब कहते हैं कि कौन से क्षेत्र के लोग आते हैं, तो खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी हमारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं। मैरी कॉम भी हमारी विद्यार्थी रही हैं। आपने एक फिल्म देखी हो कि 10वीं, बिल्कुल। तो देश के जो जेल हैं, किरण बेदी जी जब प्रशासन में थी तिहाड़ जेल के, तो उन्होंने एमओयू किया, करवाया था एनआईओएस का। तो 50 से अधिक जेलों में एनआईओएस के स्टडी सेंटर हैं। वाह। तो जेल इनमेट्स की भी वहाँ से पढ़ते हैं। तो 10वीं में जो कहानी है वो एनआईओएस से ही उन्होंने किया था, केंद्रीय स्तर पे पढ़ाई की थी। तो इस तरीके के खिलाड़ी हैं, और फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो हैं ही। प्रतिभाशाली बच्चे हों, जैसे मैंने कहा कि गुरुकुल, मदरसे, बौद्ध मठ, जैन मुनि, इन सभी की शिक्षा की व्यवस्था है। जो फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं जा सकते वो यहाँ पढ़ते हैं। उसके साथ साथ आप बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि हम आईआईटी में आएँ या मेडिकल कॉलेजेस में जाएं, मगर स्कूल में जाना उनके लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो एनआईएस में फ्लेक्सिबिलिटी है, घर में रह के वो यहाँ की भी पढ़ाई करते हैं और कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। तो वो भी एक बड़ा अच्छा जवाब है एनआईएस की तरफ से इस तरीके के विद्यार्थियों के लिए।
अमेजिंग मैम, आपने जी इतने सारे दिमाग के टेंजेंट्स खोल दिए हैं, इतने सारे सवाल हैं आपके लिए जी कि शायद मेरे को एनआईओस के बारे में इतना पता होता तो मैं स्कूल छोड़ के यही कर रहा होता, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। जी और आई थिंक अभी जो 12 लाख का नंबर आपने बोला वो इस साल का है। जी हाँ, पिछले ये एनआईओएस में देखिए, एक बार विद्यार्थी का जो एडमिशन होता है, उसका एडमिशन 5 साल तक वैलिड रहता है। ओके। और ज़रूरी नहीं है कि विद्यार्थी ने आज एडमिशन लिया है तो अभी 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो ले। और वी आर द ओनली बोर्ड जो हमने 2 बार 1 साल में बोर्ड एग्ज़ाम शुरू करें। हमारे यहाँ मई जून में भी होता है और नवंबर दिसंबर में भी होता है। ओके। तो एक बार मान लीजिए 5 कोर्सेज हैं आपके पास, तो 3 की तैयारी हो गई है, 2 की रह गई है, तो आप दिसंबर में दे सकते हैं। मान लीजिए नवंबर दिसंबर में आप फिर नहीं कर पाए तैयारी, तो आप नेक्स्ट मार्च अप्रैल में आप दे दीजिए। तो दिस बिकॉज योर एनरोलमेंट इज़ कंटिन्यूइंग टिल 5 years। 5 साल में आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो ये जो क्यूमुलेटिव एनरोलमेंट है, ये इसका इस तरीके से है। तो तो जो 2 बोर्ड एग्जाम्स हैं ये सीबीएसई में इस साल से या पिछले साल से शुरू हुआ है, या आप लोग पहले से ही कर रहे हैं जो एनआईओ एनआई? इसमें पिछले 12-15 सालों से है। ओके। जी हाँ। और जब ये बोर्ड बना था उसी समय से, क्योंकि पहले ये एडल्ट एजुकेशन को कैटर करता था। जो सरकार ने इसकी स्थापना की थी, तो इसका प्रमुख मैंडेट था एडल्ट को एजुकेशन करना। बाद में इसको बोर्ड बनाया गया क्योंकि ये महसूस किया गया कि सिर्फ एडल्ट्स ही नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और एक डाटा है उसमें है कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी आई है, उसमें एक बहुत बड़ा मैंडेट एनआईओएस को मिला है कि आप ये जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, आप देखते होंगे गुब्बारे बेचने वाले हैं, सड़कों पे चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के कई बच्चे हैं, या जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करें। ट्राइबल एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, बहुत सारे सदर्न एरिया में हैं, गुजरात में है, राजस्थान में है, तो वहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसमें स्टेट ओपन बोर्ड और नेशनल लेवल पे एनआईओएस को ये मैंडेट दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, टू आइडेंटिफाई दीज स्टूडेंट्स और उनको हम मेन स्ट्रीम करें। क्योंकि जो आपसे चर्चा हो रही थी कि जो यूईई है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, आरटीई एक्ट जिसको कहते हैं, 2009 में ये मैंडेट था कि सभी बच्चे उनको स्कूल में लाना है। फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के जो लिटरेसी रेट। आपने, हाँ, लिटरेसी रेट तो बढ़ाना है ही, लेकिन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसने 18 ईयर्स तक का कर दिया है, और उसमें ये विभिन्न स्टेट्स को मैंडेट मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे इलिटरेट हैं, जो नहीं है स्कूल में, उनको आप लाइए, जिससे देश की लिटरेसी रेट बढ़े। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज लिटरेसी रेट हमारी 85% के आसपास है। अभी रिसेंट तो डाटा नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है हम इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ दीज इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्टेट ओपन बोर्ड, उसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो ये काम कर रहा है। तो वो दिन दूर नहीं कि 2030 तक जो एसडीजी गोल्स यूनेस्को कहता है या एनईपी कहती है कि बाय द 2030 100% लिटरेसी रेट आप ये स्कूल एजुकेशन में लाएं। सो एनआईओएस इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन दिस एरिया। वाओ। जी आई थिंक इंडिया के विकसित भारत बनने में एनआईओएस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होने वाली है। जी हाँ, इसमें देखिए सेकंड चांस विमेन एजुकेशन यूनेस्को की तरफ से था। तो उसमें आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी लड़कियां जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिनकी पढ़ाई छूट गई है, या रूरल एरिया, या जो उनको एक सेकंड चांस देना, वो लोग भी जुड़े और उन्होंने जॉब करते हुए या काम करते हुए एनआईओएस से पढ़ाई की, और फ्री एजुकेशन उनको एनआईओएस और यूनेस्को की तरफ से दिया गया, ये था। तो विमेन एजुकेशन, उसके साथ साथ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये मैंडेट रहा। स्किल एजुकेशन, देश के जो आईटीआई हैं, आईटीआई का एमओयू एनआईओएस के साथ है, क्योंकि आईटीआई में 10वीं पास करके अगर कोई आईटीआई विद्यार्थी मतलब? ये जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए ओके। होते हैं ना, ओके। इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो आईटीआई जो हैं वो डिप्लोमा करवाते हैं। जैसे आईआईटी में बीटेक होता है, आईटीआई में डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा इन टेक्निकल एजुकेशन। तो आईटीआई से हुआ, और हज़ारों की संख्या में आईटीआई देश में हैं।
और उसमें 10वीं के बाद कोई विद्यार्थी मान लीजिए टेक्नीशियन का कर रहा है, प्लम्बिंग का कोई को कर रहा है आईटीआई से, तो वो लोग एनआईओएस से एफिलिएट होके आगे पढ़ाई कर सकते हैं। एक और स्कीम अग्निपथ स्कीम थी, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, डिफेंस से रिलेटेड थी। तो उसमें वो अग्निपथ स्कीम में जो अग्निवीर हैं, हायर एजुकेशन में इग्नू और स्कूल एजुकेशन में एनआईओएस, इन अग्निवीर को भी एनआईओएस से है और वो पढ़ाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया हैं, तो एक नीपिया स्कीम है। तो मान लीजिए बॉर्डर पे हैं या कोई ऐसे जो डिफेंस पर्सोनेल हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, ये तो नीपिया स्कीम तो आर्मी के लिए थी, मगर अग्निपथ जो स्कीम थी वो तीनों विंग के लिए थी। तो उसमें भी डिफेंस से है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल से इसमें एमओयू था। तो डिफरेंट स्किल में सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज हैं। योग टीचर्स के लिए था। और दूसरा भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, वेदांग, उपनिषद या षड दर्शन, फिलॉसफी में कोर्सेज थे। योगा टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग था। उसके साथ साथ कुछ वर्षों पहले करीब 14 लाख टीचर्स को, जो इन सर्विस टीचर्स थे, उनके लिए एनआईओएस एक प्रोग्राम लाया था, और एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन का, और वो उनकी जॉब के लिए बहुत अच्छा था। तो ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 14 लाख टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेन करना। तो ये एक दैट्स अ था। ह्यूज नंबर। जी हाँ, उसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड था, और प्रमोशन का एक इशू था, जो आगे प्रमोशन के लिए मान लीजिए उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इन सर्विस टीचर्स के लिए भी ब्रिज कोर्स एनआईओएस लेकर आया है, एनसीटी, एनआईओएस और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये ब्रिज कोर्स करके वो टीचर्स आगे प्रमोशन का कर सकते हैं। तो अभी उसमें एडमिशन भी हो रहे हैं, जैसा मुझे पता चला है। तो इस तरीके से टीचर एजुकेशन है, स्किल है, होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन, हाँ उनसे है हमारा, और पैरामेडिकल कोर्सेज ये एनआईओएस रन करता है। तो मेडिकल का क्षेत्र है, आयुर्वेद का क्षेत्र है, योग का क्षेत्र है, इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड पहली बार एनआईओएस इंडियन नॉलेज सिस्टम के कोर्सेज लेकर आया। और ये 9th-10th में पहले था, बाद में उसको क्लास 1 से लेकर 12 तक इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो षड दर्शन हैं, वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, इन सभी को पढ़ाया जाने लगा। जैसे मैंने बताया कि गुरुकुल 500 से अधिक एनआईओएस से एक्रीडेटेड हैं, तो उनको भी एनआईओएस कैटर करता है। तो एक मल्टी डिसिप्लिन, इजी एंट्री, इजी एग्जिट, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और उसमें कोई भी डिमार्केशन नहीं है। जो एनईपी अभी कह रही है ना कि साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स में कोई नहीं भेद होना चाहिए, तो म्यूज़िक का स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स पढ़ सकता है, ओके। केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है कुकरी ले सकता है। दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ देयर, जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि सभी जगह होना चाहिए। एनआईओएस करीब 10 वर्षों से इस चीज़ को कर रहा है। तो ये एक अपने आप में एक अनूठा बोर्ड है। और क्रेडिट ट्रांसफ़र का मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबिलिटी बताई, और टेक्निकल, स्किल, मेडिकल, इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छे डांसर्स एनआईओएस के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे गायक एनआईओएस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो उनको अपने बाकी शौक पूरा करने के लिए समय मिल जाता है। जी। मैम, एनआईओएस की जो पोटेंशियल और जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शौक लग रहा है कि आज तक हमें पता कैसे नहीं है ये। जी, और एक सुधा मूर्ति जी के सहयोग से कर्नाटक में बहुत सारी लाइब्रेरीज स्थापित की गई थी। तो कर्नाटक गवर्नमेंट से भी एनआईओएस का हुआ था एमओयू। उसमें ये था कि वहाँ के जो डिफरेंट विलेज पंचायत में लाइब्रेरीज़ हैं, उसमें भी लाखों की संख्या में एनरोलमेंट का अभी मुझे एकदम डाटा तो नहीं पता है, मगर हमें ये बताया गया था कि बहुत बड़ी संख्या में उनको एनआईओएस करे, अपने साथ ट्रेन करे, तो उसमें स्टडी मटेरियल भी बना। और ये भी एक बहुत सक्सेसफुल प्रयास है। मेघालय गवर्नमेंट से हुआ था, उसके साथ साथ उड़ीसा गवर्नमेंट में आईटीआई से एमओयू हुआ था। तो विभिन्न स्टेट से सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन भी है, जिसमें एनआईओएस बहुत अच्छा रोल अदा करता है, वेदर इट इज़ टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन। और अल्टरनेटिव एजुकेशन का जो पहले 2009 के पहले था, जैसे आप होम स्कूलिंग की बात कर रहे थे, बिल्कुल। जी हाँ, तो वो एक एनआईओएस बहुत बड़ा जवाब है उसका। एनआईओएस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ होम स्कूलिंग, क्योंकि इसमें जो घर में स्टूडेंट पढ़ता है उसको क्रेडिट के रूप में किया गया है। अभी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आया है, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। तो वहाँ पे हमने जो एनआईओएस के विद्यार्थी हैं वो घर में जो पढ़ते हैं उसको भी हमने क्रेडिट में क्वांटिफाई किया।
तो ये एक बहुत अनूठा प्रयास है और होम स्कूलिंग का एक अल्टरनेटिव जिसको आप कहेंगे, एक तो मेन स्ट्रीमिंग हो रही है और जो राइट ऑफ एजुकेशन अब समग्र शिक्षा में आ गया है, समग्र शिक्षा सभी एस्पेक्ट को देखना, तो वो एक बहुत अच्छा है। स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में एनआईएस बहुत अच्छा काम कर रहा है, डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ में काम हो रहा है। तो एक जैसे कहते हैं कि मल्टी फेसेटेड एजुकेशन विथ फ्लेक्सिबल अप्रोच एनआईएस इज़ प्रोवाइडिंग। फीस बहुत कम है, 2,500 से भी कम फीस है एडमिशन की, ओके। और उसमें स्टडी मटेरियल भी घर में आता है। तो इससे अच्छी व्यवस्था कहाँ मिलेगी? तो 2,500 फीस है जी सिर्फ? हाँ, बस फीस इतनी कम है। और एनुअल? जी हाँ, और लाखों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पे हैं, तो एक बहुत बड़ी संस्था है। और 28 रीजनल सेंटर पहले थे, अभी 23 हैं। और इन रीजनल सेंटर्स के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करना, साल में 2 बार ऑन डिमांड एग्ज़ाम करना, वोकेशनल और उसके साथ साथ कन्वेंशनल कोर्सेज़ की पढ़ाई, सभी को एनआईओएस बहुत एफिशिएंटली देखता है। वाह। अब मैम, जो एनआईओएस में स्टडी मटेरियल घर पर जाता है, तो जी। एनआईओएस जैसे लोग सीबीएसई से कंपेयर करते हैं दूसरे बोर्ड से, तो हम्म। इसमें बुक्स कौन सी होती हैं? देखिए, जैसे सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी किताबें बनाता है, बिल्कुल। ठीक है, मगर एनआईओएस में अपना खुद का पब्लिकेशन है। ओके। पब्लिशर्स को एनआईओएस बेशक अपने साथ जोड़ते हैं, लेकिन एक प्रोसेस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, मगर कंटेंट जो है एनआईओएस के द्वारा बनाया जाता है। ओके। पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज़ थ्रू एनआईओएस। और जो काम एनसीईआरटी, जो मैं शायद कहना है मुझे अच्छा लगेगा कि जो काम एनसीईआरटी, सीबीएसई और डिफरेंट वोकेशनल एजुकेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं, एनआईओएस अकेले करता है। और उसके साथ साथ अपना स्टूडियो भी है, ऑनलाइन एजुकेशन का है, विद्या समीक्षा केंद्र यहाँ पर है। और पूरे देश में ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल ओपन स्कूल एनआईओएस ने इनिशिएट किया था देश में। तो वर्चुअल लेबोरेटरी, इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। डिजिटल लाइब्रेरी बहुत अच्छी है एनआईओएस की, अपना स्टूडियो है, 12 चैनल हैं। तो इन सब क्षेत्रों में एनआईओएस का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। अभी मैं मैम किसी से मिला था रिसेंटली, तो जी। उन्होंने बताया उनकी फैमिली में कोई ओपन स्कूलिंग, मतलब घर से ही पढ़ते हैं। अब वो जी। एनआईओएस में है नहीं, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि वो दिन में, बच्चा 5 साल का है, वो क्या करता है, कभी वो फार्मिंग करता है, कभी वो रियल लाइफ चीज़ें, वो खाना बनाते हैं। वो जी। दिन में पढ़ाई तो आधा एक घंटा ही करते हैं, वो भी जी। अलग तरीके से करते हैं। जी। तो प्रॉब्ली एनआईओएस का बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होने वाला है फ्यूचर में। जी, एलिमेंट्री एजुकेशन में 8वीं तक की जो शिक्षा है उसमें करीब 2,500 से अधिक एनजीओ एक्रेडिटेड हैं। और इसमें स्पेशल एजुकेशन के एनजीओज़ भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के भी एनजीओज़ हैं। जो 8वीं तक की जो पढ़ाई होती है वो इन एनजीओज़ के थ्रू होती है, ओबीई जिसको कहते हैं, ओपन बेसिक एजुकेशन। और जो बोर्ड है वो 10th एंड 12th का बोर्ड है। एनआईओएस तो सिर्फ 10th एंड 12th के लिए नहीं, है? 10th और 12th का एग्ज़ाम एनआईओएस कराता है, लेकिन ये क्लास 1 से लेके 12th तक का करिकुलम बनाता है। और जो एनजीओज़ हैं वो एनआईओएस से एक्रेडिटेड हैं, वो हमारा सिलेबस है, अपना सिलेबस भी वो ला लेते हैं, अपनी बुक्स भी वो कर लेते हैं, मगर एनआईओएस उनको मान्यता देता है, एक्रीडेशन देता है। ओके। तो पढ़ाई 1 से लेके 12th तक का एनआईओएस का होता है। बोर्ड परीक्षाएं 2 होती हैं जो 10th एनआईओएस और कंडक्ट 12th? कराता है। जी हाँ। और 10th में भी 2 एग्ज़ाम होते हैं साल में, जी 12th हाँ, में भी 2 12th होते में हैं? भी 2 होते हैं, 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, 2 बार रिजल्ट निकलते हैं। ऑल ओवर इंडिया इसके स्टडी सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर होते हैं। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे इसका आउटरीच बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप इस तरीके के पॉडकास्ट कर रहे हैं, इट्स माय जिससे, प्लेजर जी मैम। हाँ, तो इससे लोगों को पता चले कि देश में एक ऐसी संस्था भी है जो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी है, इतने कम फीस पे आपको इतना अच्छा करिकुलम मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है। तो और देश के राष्ट्रीय बोर्ड है ये, और सीबीएसई और एनआईओएस इक्विवेलेंट है। तो इसमें निश्चित रूप से ज़्यादा विद्यार्थी आएँ और अपने विषय चुनें और पढ़ें। और जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट चूज़ करने की फ्रीडम है बहुत ज़्यादा, जी। तो इसमें पढ़ाई कैसे होती है? और सब्जेक्ट, मतलब कि अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूँ तो मैं कॉमर्स भी है, और एवरीडे बेसिस में मेरी पढ़ाई कैसे होती है इसमें? देखिए, इसमें आपको रेगुलर स्कूल में नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि और एक्रीडिटेड सेंटर जो होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को। वहाँ पे कोई आपको कुछ डिफरेंट काउंसलिंग डेज होते हैं, आप वहाँ पे विद्यार्थी जाए, वीकेंड में जाते हैं, क्योंकि
काफ़ी ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं, तो वीकेंड में वहाँ पे क्लासेस लगती हैं, वो जाएं और जो भी कंसल्टेशन लेना है, विषय से संबंधित है या प्रैक्टिकल है, और ये स्कूल्स में होते हैं। और सब ज़्यादा से ज़्यादा सीबीएसई स्कूल्स में एक्रीडेटेड सेंटर हर बनते हैं। वीकेंड? हाँ, किसी भी प्राइवेट स्कूल से नहीं होता है जिसका एक्रीडेशन नहीं है, या तो वो सीबीएसई स्कूल एफिलिएटेड हो या स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड हो स्कूल, तो उन्हीं स्कूलों में हम सेंटर देते हैं। किसी भी एबीसी पर्सन को हम स्टडी सेंटर एनआईवीएस नहीं देता है, ओके। और उसमें एक्रीडेशन उसी मिलता है उस सेंटर में विद्यार्थी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सैटरडे संडे वीकेंड में, और वहाँ पे काउंसलर होते हैं। काउंसलर की भी स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है जो टीचर्स की होती है, तो वहाँ वो पूछें, और उसके बाद वो उनका होम स्टडी ही होता है। जिस आप होम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ होम स्टडी। वो खुद पढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो जाके काउंसलर से पूछते हैं। और ये हज़ारों की संख्या में जो स्टडी सेंटर हैं, ये एक बहुत बड़ा काम करते हैं। उनके एनरोलमेंट का डाटा रखना, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी को पूरा करना, उनके सेंटर बनवाना, एग्ज़ाम सेंटर, और वहाँ पे जाके विद्यार्थी अपनी परेशानियों को या उनके मार्क्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट लेना देना, सारी चीज़ें ये रीजनल सेंटर के थ्रू स्टडी सेंटर करते हैं। जो मैंने बताया ना कि जो 23 रीजनल सेंटर हैं, कश्मीर से लेके वेस्ट बंगाल तक, या फिर गुजरात में गांधीनगर में, हर मेन सिटी में, देश की जो राजधानी है उसमें एनआईओएस का रीजनल सेंटर है। और उस रीजनल सेंटर से एक्रीडेटेड, जो मैं एआई एवीआई बिल्कुल, कह रही एआई। थी आपसे, या जो एनजीओज हैं वो हैं, तो वो फैसिलिटेशन का काम करते हैं और विद्यार्थियों का एनरोलमेंट वहाँ होता है। तो जैसे अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूँ तो मैं जी। कॉमर्स भी पढ़ सकता हूँ, जी मैं हाँ, आर्ट्स भी पढ़ बिल्कुल सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितने सब्जेक्ट मुझे चाहिए जितने मैं ले सकता सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट जैसे हैं वो आप ले सकते हैं। आपको अगर सीबीएसई में कोई विद्यार्थी और उसको लगता है कि 2 विषय में मेरा रिजल्ट निकल गया, अब दोबारा मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वो एनआईएस में 2 विषय को सरेंडर करके, या 2 विषयों में फेल हो गया, तो वो यहाँ पे आके 2 विषयों में और कर सकता है, तो उसको 6 या 7 सब्जेक्ट का उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और सब्जेक्ट का स्किल कोर्स वो कंपलसरी एक एक कर दिया गया था कि आप स्किल बेस्ड कोर्स भी ले सकते हैं, लैंग्वेज ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। देयर इज़ नो बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट स्ट्रीम्स, सो दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट इज़ देयर, कि आपको बांधा नहीं गया कि आप साइंस स्ट्रीम के हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं या कॉमर्स के हैं। तो ओपन एंड डिस्टेंस मोड में एक ये बहुत बड़ी छूट है और एक अनूठा प्रयास है इस बोर्ड के द्वारा। और जो ऑनलाइन एग्जाम्स की आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो इसमें जो बोर्ड्स होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं या सेंटर में जाके होते हैं? देखिए, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन उसमें ओके। होता है, ऑनलाइन क्वेश्चंस। मगर अभी मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी इस बार ये प्रयास किया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। तो ये मुझे लगता है बहुत जल्दी ही एनआईओएस इस क्षेत्र में एक अनूठा प्रयास करेगा, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि स्टूडेंट के जो आंसर शीट है वो भी डैशबोर्ड पे रहें, उसने जो प्रगति की है वो भी उसके डैशबोर्ड पे रहे, पूरा कंटेंट डैशबोर्ड में रहे, तो एक बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन की जब आपने बात की है, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया था कि जो क्वेश्चन पेपर है वो सेंटर में ऑनलाइन भेजा जाता था, और जो उस सेंटर सुप्रिटेंडेंट है आधे घंटे पहले उसको डाउनलोड करते थे और विद्यार्थियों को दे देते थे। तो ये एक बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच था। और जो गाड़ियों के द्वारा भेजना आंसर शीट, बीच में गायब हो जाना, या जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उसको बहुत अच्छे से कैटर किया गया, और उन्हीं एग्ज़ाम सेंटर उन्हीं को दिया जाता जहाँ कैमरे की व्यवस्था हो, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा हो। तो इन सारी चीज़ों को देख के वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर भी बनाए जाते हैं। ओके। जी हाँ, तो ये ऑनलाइन का जो शुरुआत है एनआईओएस ने की, और मुझे लगता है कि इसका एक्सपेंशन भी जल्दी ही हो जाएगा, जो जहाँ कंप्लीट ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, कंप्लीट इवैल्यूएशन हो। बट क्या आपको लगता है जैसे एनआईओएस का जब आप इतनी सारी बातें बताते हैं, ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट है जी हाँ। कि हर बच्चे को इंक्लूड करना, फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट, जी। क्रिएटिविटी, और जब हम बात करते हैं बाकी बोर्ड्स की, तो हमें एक बहुत ही बॉक्स में कन्फाइन किया जाता है कि आप यही पढ़ सकते हैं, यही पढ़ना चाहिए। जी। तो और गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं दोनों, तो ऐसा क्यों है कि एनआईओएस में इतनी प्रोग्रेसिव हैं और सीबीएसई ऐसा प्रोग्रेसिव नहीं सोच पाते हैं? देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो सभी के लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। जैसा कि सीबीएसई फॉर्मल स्कूलिंग के लिए है, कि जो वहाँ विद्यार्थी एक समय पे जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स उनको भेज रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स रेगुलर आ रहे हैं, तो दोनों का नेचर अलग अलग है। उनका नेचर अलग है। एनआईओएस रीचिंग टू अनरीच्ड है,
जो नहीं जा सकते हैं रोज, या जो ऑप्ट करते हैं कि मैं अपने मर्जी से, मैं प्ले गेम्स में हूँ मान लीजिए, या मैं सिनेमा में इंटरेस्टेड हूँ, मैं मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, तो एनआईओएस मेरे लिए एक जवाब है। तो सीबीएसई की अपनी विशेषता है, दोनों ही भारत सरकार के बोर्ड हैं, और एनआईओएस की अपनी विशेषता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से सीबीएसई भी अब ये सारी चीज़ें, 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम और इन सब चीज़ों में ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अब आ रहा है। और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स जो हैं वो भी अब सभी का एक समग्र शिक्षा में सभी की समग्रता है, तो सभी बोर्ड एक ही पेज पे रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। बिल्कुल। मैम, अब 3 मिथ आप बता सकते हैं ओपन स्कूलिंग के बारे में जो आपने देखे हो? 3 मिथ की अगर आप बात करेंगे, तो सबसे पहला तो आपने जो कहा कि ये सिर्फ फेल विद्यार्थियों के लिए है, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत प्रतिभाशाली और मेधावी बच्चे और बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स यहाँ से निकलते हैं, कंपटीशन के निकलते हैं, कलाकार यहाँ से निकलते हैं, खिलाड़ी निकलते हैं यहाँ से। एक तो ये मिथ हुआ। दूसरा कि यहाँ पे ये है कि बहुत आसानी से पास हो जाएंगे, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और उसके साथ साथ हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी हम देंगे, सारी सुविधाएं एनआईओएस देता है, मगर पढ़ के रिजल्ट आपको अच्छा लाना है और जीवन में आगे बढ़ना है, ये एक है। तीसरा मिथ तो कोई भी नहीं है, मुझे नहीं दिखता है, ओके। और एनआईओएस अच्छे से अपना काम कर रहा है, और आप जैसे लोग हैं जो प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। और जब हम होम स्कूलिंग की बात करते हैं और ओपन स्कूलिंग की बात करते हैं, क्या इन दोनों का मतलब एक ही होता है? देखिए, जब आरटीई एक्ट नहीं था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन नहीं था, उस समय कुछ एनजीओज या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट लेके चले थे। उनका भी अच्छा था कि जो बच्चे रेगुलर उसमें नहीं जा सकते हैं, मगर बाद में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तो ये कहा गया कि ओपन एंड डिस्टेंस मोड से मेन स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स की जाए। तो उसके लिए एनआईओएस और दूसरे स्टेट ओपन बोर्ड अपना काम करने लगे, और ये एक तरीके से ठीक भी है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ होम स्कूलिंग, इट्स अ ओके। काइंड ऑफ होम स्कूलिंग कि अपनी सुविधानुसार विद्यार्थी पढ़ रहा है। होम स्कूलिंग में सर्टिफिकेशन का बहुत प्रॉब्लम होता था कि उनको कहाँ से सर्टिफिकेट मिले। तो एनआईओएस तो एक नेशनल बोर्ड है, तो एक तरीके से होम स्कूलिंग भी है और उसका रिकग्निशन भी एक बोर्ड से है। तो ये एक दोनों एक दूसरे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट अब नहीं है। अब होम स्कूलिंग एनआईओएस में या स्टेट ओपन बोर्ड में कन्वर्टेड है, और समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल अप्रोच है। ओके। जी। मतलब अगर अब कोई होम स्कूलिंग बच्चा कर रहा है जो किसी बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, तो वो हम्म। आगे कॉलेज या किसी में जाने में उसे प्रॉब्लम होगी? जी हाँ, बिल्कुल उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कॉलेज में या कहीं भी जाने के लिए एक बोर्ड का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है जो एनआईओएस देता है। और डिफरेंट एनजीओज जो है वो एक होम स्कूलिंग का ही रोल कर रहे हैं, और उन एनजीओज को एनआईओएस एक्रेडिट करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो होम स्कूलिंग तो एक मेन स्ट्रीमिंग में ही कन्वर्ट हो गया ना। मैम, बीइंग अ पार्ट ऑफ एनआईओएस फॉर मेनी इयर्स, आपने सारे बच्चों को देखा, आपने लाखों में बच्चों की प्रोग्रेस देखी, जी। स्पोर्ट्स वाले बच्चों को देखा, म्यूजिक में देखा। जी। क्या आपको लगता है कि स्कूलिंग सिस्टम हैज़ नो मीनिंग इन द फ्यूचर? देखिए, गूगल कैन नॉट रिप्लेस अ टीचर, यही चीज़ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वैलिडेशन तो ज़रूरी है ना, नहीं तो वो स्कैटर्ड हो जाएगा। इवन हमारा जो ब्रह्मांड भी है वो आकाश गंगा में बंधा हुआ है। हम सोलर सिस्टम में, पृथ्वी घूम भी रही लेकिन सोलर सिस्टम से बंधी हुई है। तो स्कूलिंग मुझे लगता है हज़ारों साल की परंपरा है। पहले भी विद्यार्थी गुरुकुल में जाते थे, हमारे राम और कृष्ण भी राजपाट छोड़ के और राजघराना छोड़ के गुरुकुल में रहे, और उसके बाद वहाँ से आए। तो मुझे लगता है ये एक एक डिसिप्लिन के लिए और एक चैनलाइजेशन के लिए, जो जो हमारी एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए और वैलिडेशन के लिए स्कूलिंग ज़रूरी है। हाँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ओपन स्कूलिंग तो है ही ना, आपको फ्लेक्सिबल भी कर रहा है, पढ़ा सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। तो स्कूलिंग का आप रूप बदल दीजिए, ओपन स्कूलिंग कर दीजिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। जब हम वेस्ट में, यूएस में, यूरोप में बिलियनर्स को देखते हैं, जी। बहुत ज़्यादा उन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट करी है, लाइव देखी है, तो बहुत सारे लोगों को जब हम ऑनलाइन देखते हैं, तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को होम स्कूल करना जी। बहुत ज़्यादा। और ये नंबर बढ़ते जा रहा है। हम कहीं पढ़ रहे थे 1980s में पूरी दुनिया में सिर्फ 2000 होम स्कूलर्स थे, जी। और आज 5 मिलियन या 50 लाख से ज़्यादा हैं। जी। तो क्या ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी डोमिनेट कर सकता है? कर रहा है।
अब तो देखिए ऑनलाइन कोर्सेज है, इवन स्वयं और मूक्स से भी बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में हो रहे हैं। NIOS नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है स्वयं का मूक्स कोर्सेज, यहाँ पे करीब 50 के करीब मूक्स कोर्सेज हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि उसमें देखिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, तो NIOS भी तो एक जवाब ही है ना उस फ्लेक्सिबिलिटी का। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में रूप बदल रहा है, तो इसमें ऑनलाइन एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट है। जो वर्चुअल ओपन स्कूल है वो ऑनलाइन ही की बात करता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये समय आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन, ओपन स्कूलिंग, ये सब लोगों को, क्योंकि सुविधा बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, तो ये पॉपुलर होगा और अच्छी बात भी है। बिल्कुल। और जी। मैम एक रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए, रैपिड फायर राउंड तो बाद में है। जी। शुड एवरी स्टूडेंट हु हैज़ डन फॉर्मल स्कूलिंग नर्सरी से लेकर 9 तक, क्या उसे स्कूल छोड़ के ओपन स्कूलिंग करनी चाहिए? मैं इसको अपनी इच्छा अनुसार कहूँगी। मैंडेटरी तो हम नहीं कर सकते हैं, मगर मूक्स है, ये सारी चीज़ें विद्यार्थी करते ही हैं, स्किल के कोर्सेज भी हैं। तो बेसिकली दे कैन ऑप्ट फॉर 1 or 2 सच कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज विच NIOS इज़ प्रोवाइडिंग और स्टेट ओपन बोर्ड्स आर प्रोवाइडिंग। जो हायर एजुकेशन में कॉन्सेप्ट है, हायर एजुकेशन में तो स्वयं या दूसरे उससे लेते हैं वो, और क्रेडिट भी दिया जाता है। तो ये आपने बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं, फूड फॉर थॉट दिया है कि इन स्कूल एजुकेशन ऑल्सो एक आध कोर्स जिसमें क्रेडिट हो, वो स्टेट ओपन बोर्ड से या NIOS से लिया जा सकता है ऑनलाइन मोड में। मतलब अगर एक आप और चीज़, हाँ जी जी, बोलिए सॉरी, बोलिए मैं एक न। और चीज़ कहना चाहूँ कि जितने भी स्टेट ओपन बोर्ड हैं भारत में, करीब 18 या 20 के करीब हैं, अभी एकदम एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता है, कुछ और आगे होंगे। स्टेट ओपन बोर्ड का भी करिकुलम NIOS बनाता है, बिकॉज इट इज़ अ नेशनल बोर्ड। तो यहाँ का करिकुलम वो अडॉप्ट करते हैं और एक MOU होता है, तो करिकुलम वो NIOS का ही पूरे भारत में चलता है, वेदर इट इज़ स्टेट ओपन बोर्ड और NIOS। जी। मतलब CBSE और ICSE के बच्चे स्कूल में पढ़ते पढ़ते साथ में कुछ सब्जेक्ट NIOS से भी कर सकते हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि होना चाहिए। उनको कुछ क्रेडिट वगैरह, जैसे हायर एजुकेशन में है मूक्स से लेते हैं, तो NIOS से ये एक बहुत अच्छा आपका सुझाव है कि क्या ये अगर, अलाउड है? अभी तो नहीं है। ओके। अभी तो ये है कि क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाता है, डिफरेंट स्टेट बोर्ड है और जिनका MOU NIOS से है या CBSE से है, तो 5 विषय लिए तो 2 विषय वो ले ले सकते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एक आध ऑनलाइन कोर्स ले लें, तो कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट तो अलाउड है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्रेडिट की बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्रयास होगा अगर वो ऑनलाइन ले लें और 2 बोर्ड के बीच में इस तरीके का समझौता हो जाए। डेफिनेटली आई थिंक जी, बहुत ही अच्छा होगा अगर मैं कॉमर्स रिवॉल्यूशनरी स्टूडेंट होगा। हूँ, साइंस भी पढ़ पाऊँ जी। NIOS से ही। जी। और अब मैम एक और क्वेश्चन बहुत आता है कि जो NIOS के बच्चे हैं या ओपन स्कूलिंग के बच्चे हैं वो JEE, नीट और हुँ। CUET के लिए भी एलिजिबल होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें तो हमारे बहुत सारे टॉपर जो डिफरेंट स्टेट्स के हैं, वो भी NIOS के विद्यार्थी हैं। और IIT में पास होने वाले स्टूडेंट्स, क्वालिफ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा नंबर NIOS का है, क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए, कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए बहुत टाइम मिलता है NIOS से। तो NIOS उनके बीच में बहुत पॉपुलर है, चाहे नीट के एस्पिरेंट्स हों या IIT के एस्पिरेंट्स हों, तो वो आते हैं इसमें NIOS में, दे आर फुल्ली एलिजिबल। In your personal opinion, is open schooling better than formal schooling? It is a very tricky question. Both have their own speciality. तो जिन्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए दे कैन ऑप्ट NIOS, और फॉर्मल स्कूलिंग में तो एक अलग तरीके का है, जिसे फेस टू फेस एजुकेशन कहेंगे। तो दोनों की अपनी विशिष्टता है, वी कैन नॉट स्पेसिफाई कि ये अच्छा है या गलत है। दोनों ही भारत सरकार Got के it. संस्थान हैं और Got दोनों it. ही अच्छे हैं। अब आपने बताया कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ तो NIOS को बाकी बोर्ड्स की तरह सेम ट्रीट करती हैं। जी। क्या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ NIOS को एक्सेप्ट करती हैं? यस यस, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना, केंद्र सरकार का ये रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। 2 ओके। बोर्ड हैं केंद्र सरकार के, जैसे CBSE और NIOS एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो 7-8 एपेक्स बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, उनमें NIOS वन ऑफ देम। और अराउंड 52 स्टडी सेंटर्स हैं अक्रॉस वर्ल्ड। तो UAE में भी हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, दुबई में और दूसरे देशों में भी हमारे स्टडी सेंटर हैं, और करीब 52 के करीब डायस्पोरा कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे भी NIOS का काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी प्रसिद्ध है NIOS। वाह। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है ये।
NIOS भी प्रॉब्ली अगर हम क्रिकेट के एग्जाम्पल में देखें तो राहुल द्रविड़ की तरह है कि बहुत सालों शिखर से धवन मेहनत हमारे करते रहते हैं। स्टूडेंट हैं, शिखर धवन ओ हमारे रियली? एनआईएस के स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे जो मिस यूनिवर्स हैं, निधि छिब्बर वगैरह, वो हमारी स्टूडेंट हैं। मैरी कॉम हमारी स्टूडेंट हैं। काफ़ी एमएलए और एमपी जो देश के संसद में हैं, वो हमारे विद्यार्थी रहे हैं। वाह। तो ओम प्रकाश चौटाला जी का मैंने जिक्र किया, जिन पे 10वीं फिल्म बनी है। और जेल इनमेट्स हमारे विद्यार्थी हैं। तो एनआईएस प्रसिद्ध है इन क्षेत्रों में भी। राहुल द्रविड़ से मेरा एग्जाम्पल था कि मैम वो भी बैटिंग करते थे तो लगे रहते थे और कोई ज़्यादा नोटिस नहीं करता था, बट वो फिर एंड में रन्स ही दिखाते थे। जी वैसे ही NIOS भी बोर्ड है जो लगा हुआ है बहुत सालों से। जी। हाइप CBSE ICSE बाकियों की होती है, बट NIOS अपना काम बहुत अच्छे से कर। ग्रास रूट लेवल पे एनआईएस की अपनी एक पहचान है, और शांति से नींव की ईंट की तरह काम कर रहा है राष्ट्र निर्माण में। जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है NIOS का, क्या वो CBSE से अलग होता है? और देखिए, एनआईएस में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। हम्म। और उसमें विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार अपने विषय चुन सकता है। 5 विषय मान लीजिए उसने ऑप्ट किया, और 4 विषयों की तैयारी है, तो वो 4 विषयों के एग्ज़ाम दे दे। और एक विषय जो उसका नहीं है, वो नेक्स्ट जब दूसरा एग्ज़ाम होगा दूसरी बार, तो उसमें दे सकता है। उसमें भी अगर नहीं है तो अगली बार दे सकता है। उसके साथ साथ अगर उसको लगता है उसकी परीक्षा छूट गई, और या किसी विषय में नंबर अच्छे नहीं आए, तो वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन भी दे सकता है कि इस विषय का मैं, उसमें थोड़ी सी फीस ली जाती है, और 1-1.5 महीने बाद वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, उसका सेंटर बनता है। और ये कोशिश रहती है कि सारे के सारे सरकारी संस्थान, क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों से भी एमओयू है, ओके। तो या तो केवीज में सेंटर मोस्टली बनते हैं इसमें ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के, और सारा ऑनलाइन होता है। तो ये तो एग्ज़ाम सिस्टम है, रिजल्ट निकलता है, और कोशिश ये की जाती है कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो आईआईटीज़ के लिए या नीट से पहले इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए। और जो एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि सीबीएसई स्कूल्स में होते हैं, तो और सीबीएसई स्कूल्स के बाद में या पहले हम इसको कंडक्ट कराते हैं। तो ये बिकॉज स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्कूल्स जो हैं, वो हमारे सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के ही स्कूल होते हैं। ओके। तो एग्ज़ाम सेंटर वहीं होते हैं, एक्रीडेशन सेंटर वहीं होते हैं। तो एक इट इज़ अ वेरी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन सीबीएसई एंड एनआईओएस। अब आपने बच्चों का बताया, कोई स्पोर्ट्स में है, म्यूजिक में है, जो NIOS में होते हैं। सो 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें एक्चुअली कंसिडर करना चाहिए स्कूल छोड़ना और NIOS में जाना। देखिए, एक तो जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, जो मान लीजिए विजुअली इम्पेयर्ड है, या जो सुन नहीं सकते हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया आर एनआई स्टूडेंट्स। तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिनके बच्चे एमआर जैसी डिसेबिलिटी से हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, या जो 17 तरीके की डिसेबिलिटी आरसीआई बोलती है। तो एनआईएस में 13 तरीके की डिसेबिलिटी की पढ़ाई होती है, तो वो बच्चे आ सकते हैं। दूसरा, जो स्पोर्ट्स जिन्होंने अपना चाहा है, या दूसरे जो कला के क्षेत्र में है, म्यूज़िक में, डांस में, पॉटरी में, या दूसरे तरीके के स्किल रिलेटेड हैं। दूसरा, स्कूलिंग में स्किल अभी भी किसी भी बोर्ड में इतनी ज़्यादा नहीं है, किसी में 5 है, किसी में 10 है। एनआईएस में NSQF अलाइंड स्किल कोर्सेज हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पे। तो उस स्किल के लिए एनआईओएस में एडमिशन लेने आ सकते हैं। जो आत्मनिर्भर भारत, या आपने जिस विकसित भारत की बात की है, तो वो तो तभी होगा ना जब आपको रोजी रोटी मिले। तो रोज़गार परक एजुकेशन एनआईओएस में मिलता है, और वो आराम से अपना जॉब मार्केट में जॉब ले सकते हैं, स्किल विद स्किल एजुकेशन। तो स्किल एजुकेशन में एनआईओएस का बहुत महत्वपूर्ण काम है, और एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग लें, जिससे रोज़गार की समस्या ना रहे। जब हमने ये बात करी कि बहुत बिलियनर्स हैं बाहर के जो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग या ओपन स्कूलिंग कराते हैं, जी। तो आपके हिसाब से बिलियनर जो हैं वो कितना महंगा भी स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी वो घर पर पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? मुझे लगता है कि उसमें एक चॉइस की जो बात हुई, कि फ्लेक्सिबिलिटी है उनको, अपने हिसाब से विद्यार्थी पढ़ सकता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है, इंटरेस्ट है, और घर में किताबें आ रही हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कूल ही भेजा जाए, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ टीचर्स से ही पढ़ाया जाए। कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है का, हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स कुछ वर्ष पहले आए थे, कि वहाँ पे कुछ विद्यार्थी बहुत गिफ्टेड थे, जो उनका आईक्यू लेवल 12th के बराबर था, या PhD के बराबर उनका है, MSc के बराबर आईक्यू लेवल है, मगर वो बोर्ड की
टेक्निकल चीज़ों में फंसे हुए हैं क्योंकि एज उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो ध्रुव करके एक स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ Okay. एजुकेशन का पाइपलाइन में था, तो ऐसे बच्चों के लिए भी एनआईओएस एक आंसर है। तो आप जिन बिलियनर की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए हो सकता ये होगा कि उनके बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो ऐसे में फिर इस तरीके की ओपन एंड डिस्टेंस मोड में एजुकेशन एक अच्छा जवाब है। आपने बताया कि स्कूल और होम स्कूल दोनों की अपनी अपनी जगह चीज़ें हैं, तो जी, अब अगर हमें 3 एडवांटेजेस की बात करनी हो स्कूल ट्रेडिशनल स्कूलिंग ओवर होम स्कूलिंग, तो वो क्या बताएंगे आप? देखिए इट इज़ होम स्कूलिंग तो नहीं है, ये ओपन एंड डिस्टेंस मोड में इट इज़ वेरी ओपन नेचर। या ओपन नेचर ये होता है कि इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू चॉइस, आपकी अपनी चॉइस है, आपका इंटरेस्ट है, एंड योर टाइम इज़ इन योर हैंड, है ना। आपके समय के अनुसार अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आप उसको पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि आपको एक साल में ही सारा कोर्स करना है। आप दूसरी चीज़ों में भी आप काम करते रहिए, दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट लीजिए, प्रोफेशनली भी आप इंक्लाइन है, तो दीज थ्री थिंग्स आर देयर। एडवांटेजेस ऑफ ओपन होम स्कूलिंग, ओपन स्कूलिंग ओवर ट्रेडिशनल स्कूलिंग। यस। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन स्कूलिंग ओवर ट्रेडिशनल स्कूलिंग। डिसएडवांटेजेस में ये हो सकता है कि अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहे, है ना, तो वो एक है कि आप अगर है तो ये एक तरीके से फॉर्मल स्कूलिंग ही है, जहाँ पे आपका करिकुलम है, आपको एग्ज़ाम भी देना है, आपको पास भी होना है, मगर टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उसमें अगर आप अनुशासित नहीं रहे और आपने टेकन फॉर द ग्रांटेड लिया कि ठीक है हम तो पास हो ही जाएंगे, 5 साल का टाइम है, तो दैट एटीट्यूड हैज़ टू बी इरेज्ड। वो नहीं मान के चलना है कि टेकन फॉर द ग्रांटेड कि एनआईओएस है तो हम वैसे ही पास हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा करिकुलम है, बहुत अच्छे इवैल्यूएटर्स हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बनता है। मार्किंग भी इसकी उसी हिसाब से होती है, और सीबीएसई और डिफरेंट बोर्ड के टीचर्स ही इवैल्यूएटर्स होते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज़ मुझे तो सारी चीज़ें ठीक ही लगती हैं। एक और बहुत सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट अब हमारी टीम अभी मैम हम पढ़ जी। रहे थे हम्म। कि दुनिया में जब हम देखते हैं, या इंडिया में, मुझे नहीं पता इंडिया या वर्ल्ड की बात थी, कि जो अनएम्प्लॉयड लोगों का एक ग्राफ है, उसमें से 3% लोग हैं जिन्होंने, जो अनएजुकेटेड हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। हम्म। 30% वो लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, हम्म। और 30% आउट ऑफ ऑल आईआईटियंस हम्म। वो भी अनएम्प्लॉयड हैं। हम्म। तो अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हम्म। कभी भी ये पूछती नहीं है कि आप कौन से कॉलेज से हैं या आपकी हम्म। डिग्री क्या है, वो आपकी स्किल देखती हैं। जी। क्या ऐसा स्कूल्स में भी होने वाला है कि लोग स्कूल जाना कम कर देंगे? देखिए स्कूल्स में तो जो स्किल एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है तो उसने स्किलिंग की बात की है कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स आप प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन और उसके साथ साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन दीजिए। कोई जो गांधी जी ने 1937 में जो वर्धा रिपोर्ट वहाँ से प्रकाशित हुई थी, और जो नई तालीम थी गांधी जी की जो 1937 में उन्होंने किया था, क्या उसमें है था मैम वो? नई तालीम जो है वर्धा में, ये था कि डिग्निटी ऑफ लेबर। और विद्यार्थी जो उस समय, क्योंकि हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि पेरेंट्स, एजुकेशन वाज अ लग्जरी, हम देश में ही स्ट्रगल, रोजी रोटी के लिए या स्ट्रगल कर रहे थे, तो पेरेंट्स बच्चों को भेजते नहीं थे स्कूलों में। गांधी जी की जो ये वर्धा कमीशन रिपोर्ट आया और वर्धा में जो नई तालीम देगी, उसके बेस पे बेसिक बोर्ड बने डिफरेंट स्टेट में, और ये था कि ऐसा एजुकेशन बच्चे को दिया जाए जिससे वो अपना लाइवलीहुड भी कमा सके। पॉटरी है, पपेट्री है, या कुछ इस तरीके के जो लोकल एरियाज़ में जो क्राफ्ट्स हैं, स्टूडेंट बनाए और उसको बेचे भी, और उसके साथ साथ नॉर्मल पढ़ाई भी करे, तो जिससे पेरेंट्स को उसकी पढ़ाई बोझ ना लगे और वो सेल्फ डिपेंडेंट भी हो। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करती या है कि मान लीजिए वो हायर एजुकेशन में नहीं जाता है, फिर भी उसने स्कूल में कोई स्किल बेस्ड कोर्स कर लिया, तो वो उसके लाइवलीहुड के लिए इजी रहेगा। तो आत्मनिर्भर भारत की जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो स्कूल से ही शुरू होता है रास्ता। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा, और डिफरेंट स्कूल्स ने ये शुरू भी कर दिया है आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020। और NIOS में तो बहुत सालों से स्किल बेस्ड एजुकेशन था। इनफैक्ट हमारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा स्किलिंग जो है NIOS से कर रहे हैं। अमेजिंग मैम, जी। ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि इंडिया एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में है। जी। अब एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए, मैं जी। क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जल्दी से आंसर करना है। जी। एनआईओएस और ट्रेडिशनल स्कूल, विच इज़ मोर फ्लेक्सिबल? NIOS। होम स्कूलिंग और क्लासरूम स्कूलिंग? ट्रेडिशनल होम स्कूलिंग डेफिनेटली।
वन myth about NIOS you want to break. I think आप कर चुके हैं, but फिर भी एक और. That it is only for failed Yeah. students. One advantage of open schooling most people ignore. It is very flexible and skill courses are there. One message for students who feel traditional system isn't working for them. They should join NIOS because it will give them ample time for nurturing their passion, nurturing their other passion in life, और वो different courses कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, self reliant हो सकते हैं. Thank you, ma'am. It was a pleasure getting to know all this and have a conversation with you. Thank you so much. Thank you very much.